स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो मैथ्स ऑप्शनल की सीरीज स्टार्ट की है, आज उसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। द टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन चीज़ों का हेल्प कहाँ पर आएगा? इन चीज़ों का हेल्प आता है वेक्टर कैलकुलस में, ठीक। इन चीज़ों का डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक। तो उस पोर्शन को कवर करने के लिए वी आर गोइंग टू कवर अ बेसिक पोर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यू नो कि वही 26 जनवरी को वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 75th रिपब्लिक डे। तो आप मैथ्स ऑप्शनल के बैच को एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 13,999। ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल टिल 27 जनवरी ओनली, ठीक। तो 27 जनवरी तक के आप मैथ्स ऑप्शनल का लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, आंसर राइटिंग सेशंस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है इस कोर्स में, ठीक। तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो ओनली एट 13,999 और द कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट इज 80 लाइव। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी कि सर कैसे मैथ्स ऑप्शनल को अप्रोच करेंगे, या सीसैट को भी, बिकॉज दोनों क्लासेस मैं ही कंडक्ट कराता हूँ, सीसैट एंड मैथ्स ऑप्शनल, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे या इस टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो बात होता है वो ये उठता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं, इसका क्या यूज होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस? तो दे आर एक्टिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। क्या है ये? दे आर रेफरेंस सिस्टम, दे आर रेफरेंस सिस्टम। अब ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये दो टाइप से होता है, डिफाइन होता है। फर्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल सिस्टम और सेकेंड वन इज नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम। What is the difference between orthogonal system and non-orthogonal system? Non-orthogonal system में जितने भी coordinate axes होते हैं, they are perpendicular to each other. Coordinate axes are perpendicular to each other. और जो non-orthogonal systems होते हैं, यहां पर जो coordinate axes हैं, वो एक दूसरे के perpendicular नहीं होते, ठीक। नाम से ही लग रहा है, ऑर्थोगोनल एंड नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम की आप बात करोगे, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम में तीन प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रेक्टेंगुलर, सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल एंड द थर्ड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो तीन, हमको लगता है कि सर तीन ही टाइप के सिस्टम्स होते हैं, नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट जो ऑर्थोगोनल सिस्टम में वाइडली यूज्ड होते हैं, दे आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक। सबसे पहला जो हमें आता है, विच इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, What do you meant by rectangular coordinate system? अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरीके से दिखता है। This is x, this is y, this is z. Why it is known as a orthogonal coordinate system? क्योंकि देखो x, y और z तीनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। Therefore it is an orthogonal कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं तीन चीजें डिफाइन करूंगा। डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट किस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट ds और डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट dv। ये तीन चीजें हम देखेंगे कि dl कैसे लिखोगे, ds को कैसे लिखोगे और dv डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट कितने तरीके से लिखा जा सकता है? dl। dl आप तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं पे भी ले सकते हो। अगर आपने ये वाला एलिमेंट लिया, ठीक, लेंथ के अक्रॉस सिर्फ वन डायमेंशन में, तो dl को लिख सकते हो आप dx इंटू आई कैप। व्हाट इज आई? आई इज द
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन। दूसरा डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट क्या ले सकते हो, dy जो कि होगा j के अलॉन्ग, और थर्ड होता है dz जो कि होगा k के अलॉन्ग। तो दीज आर द डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। dx आप i के अलॉन्ग ले रहे हैं तो एक dx एलिमेंट ले लो, y के अलॉन्ग ले रहे हैं तो dy, और z के अलॉन्ग ले रहे हैं तो dz एलिमेंट। ठीक, दिस इज अबाउट डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। अगर मैं लिखूं डिफरेंशियल वॉल्यूम, क्योंकि मैं सरफेस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, अगर मुझे डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट लिखना है, एक डिफरेंशियल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, तो वो क्या होगा, वो होता है dv। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv? द वैल्यू ऑफ dv इज dx dy dz। ये तीन एलिमेंट से मिलके बनता है। अगर डायग्राम में मैं शो करूं, दिस इज माय डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट, लेंथ है dx, विड्थ है dy, और ये हो जाएगा आपका dz। ठीक, तो दिस इज माय डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट dv। ये दो चीज हो गई, एक हो गया डिफरेंशियल लेंथ dl, एक हो गया आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम विच इज dv। किस तरीके से फाइंड करोगे, dx dy dz इस फॉर्म में आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट। डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, how you are going to define a differential surface element in coordinate, आपका rectangular coordinate axis system। सबसे पहले the point to remember is surface is a vector quantity। जो सरफेस का एलिमेंट होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेंथ और सरफेस आर वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, आप में से अगर पहली बार ये चीज सुन रहे होंगे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर सरफेस और एरिया, वेक्टर एरिया जो होता है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नहीं, लेंथ एंड एरिया आर वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है मैं फाइंड कर सकता हूं, सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, what should be the direction of this area vector। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात याद रखना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक, अब परपेंडिकुलर में तो सर दोनों हो सकता है, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी, पॉसिबिलिटी दोनों है कि आउटवर्ड भी जा सकता है और इनवर्ड भी जा सकता है। तो ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब अगर आपको सरफेस एलिमेंट लिखना है, अगर आपको सरफेस एलिमेंट लिखना है तो देखो एक सरफेस कैसे डिफाइन होता है। अगर आपके पास तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, अगर आप किसी एक एक्सिस को या एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दो, ठीक, अगर आप किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, एक सरफेस। एक सरफेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x इक्वल टू 2 कर दूं, ठीक, दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस x y z। अगर आपने x को फिक्स कर दिया, देखो x क्या है, ये बाहर की तरफ वाली लाइन, अगर आपने x इक्वल टू 2 पे फिक्स कर दिया तो जो मेरा पॉइंट है वो वर्टिकली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, वो वर्टिकली मूव कर सकता है और हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। तो आपको कौन सा प्लेन मिलता है, आपको मिलता है YZ प्लेन। सिमिलरली अगर आप y को कांस्टेंट कर देंगे, सपोज y इज इक्वल्स टू 3, जैसे ही आपने y को कांस्टेंट किया आपको प्लेन कौन सा मिलेगा, आपको मिलेगा XZ प्लेन। ठीक, तो इस तरीके से एक प्लेन डिफाइन होता है जब एक वेरिएबल को कांस्टेंट करते हो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मुझे सरफेस का एलिमेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो पहला केस क्या बनेगा, व्हेन x इज कांस्टेंट, x को अगर कांस्टेंट कर रहे हो तो ds एलिमेंट क्या आता है, तरीका याद रखना, dy dz। अगर आपने x को कांस्टेंट कर दिया तो एलिमेंट क्या बनेगा, dy dz, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा i के अलोंग। क्योंकि x को कांस्टेंट किया हूं तो जो x एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। कैसे,
x को 2 करने से yz प्लेन मिला, yz प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस, y को कांस्टेंट करने से xz प्लेन मिला, xz प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी होगी, y एक्सिस। तो इस तरीके से मैं ds एलिमेंट लिखता हूं, x को कांस्टेंट किए तो dy dz इंटू आई कैप। सिमिलरली अगर y को मैंने कांस्टेंट किया तो आपको सरफेस एलिमेंट क्या मिलेगा, देखो y कांस्टेंट किया तो सरफेस एलिमेंट होगा dx dz और इसका डायरेक्शन होगा j कैप के अलोंग, ठीक, dx dz j कैप। एग्जाम में अगर आप i और j लिखते हैं, कैप नहीं लगाते हैं, वो भी सही है, ठीक। थर्ड केस क्या होगा, z को कांस्टेंट कर देते हैं, z को कांस्टेंट कर देते हैं, z को कांस्टेंट करोगे तो ds एलिमेंट क्या आएगा, ds एलिमेंट आ जाएगा आपका dx dy k। दीज आर द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, किस केस में, आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में। यहां से हमने शुरू किया, dl एलिमेंट, dv एलिमेंट जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, इंटरेस्टिंग चीज होती है सरफेस एलिमेंट यूज करना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कहां पर आएगा भाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो, स्टोक्स थ्योरम हो, ग्रीन्स थ्योरम हो, आपको यहां पर एलिमेंट लेना आना चाहिए, ठीक। तो ये तो हुई मेरी पहली पॉइंट। अगर मैं सेकंड में चलूं, ठीक, व्हाट इज द सेकंड वन, द सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, एक सिलेंड्रिकल सिस्टम किस तरीके से दिखता है, प्रोसेस अभी भी सेम है, एक्स वाई जेड बनाता हूं मैं, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल सिस्टम में मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं रो, मेरे पास वेरिएबल होता है फाई, और मेरे पास वेरिएबल होता है जेड। ये तीन वेरिएबल्स आपको मिलते हैं किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। व्हाट इज रो, रो इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज नोन एज रो। व्हाट इज फाई, फाई को कहा जाता है एजीम्यूथल एंगल, एजीम्यूथल एंगल, ये होता है एंगल मेड बाय पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू, एंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक, एजीम्यूथल एंगल होता है फाई। रो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, फाई क्या होगा, एंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और z तो हमारा z एक्सिस ही है, z इज सिंपल z एक्सिस। अब देखिए दिस इज द पॉइंट P, ठीक, ये है मेरा पॉइंट P। सबसे पहला चीज मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, ये है रो, ठीक, z एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो, दिस इज नोन एज रो। पहला वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल कहां से आएगा, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। व्हाट इज P डैश, P डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स वाई प्लेन। तो जब मैं इसको यहां से कनेक्ट करूंगा, ये वाला जो एंगल आ रहा है, दिस इज नोन एज फाई, दिस एंगल इज नोन एज फाई, और z क्या होता है, z एक्सिस, z क्या होता है, z एक्सिस। क्या ये चीज क्लियर है कि रो क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आपका z एक्सिस, फाई होगा एंगल मेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और z तो z ही रहता है, ठीक, z तो z ही रहता है। अब इसको मैं थोड़ा अगर एक्सपैंड करके बताऊं कि रो की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, रो की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक। फाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, फाई की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेकर 2 पाई तक, और z तो हमारा z है, तो ये तो नॉर्मल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगा। दीज आर द रेंज ऑफ द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, These are the range of the variables which are used in cylindrical coordinate system, ठीक। अब यहां पर भी सारी चीजें लिखते हैं। पहला केस क्या था, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट क्या होगा, देखो
रो के अलोंग जो डायरेक्शन है, ठीक, रो के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको मैं ले रहा हूं ए रो। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रो, यूनिट, क्योंकि यहां पर एक्स वाई जेड नहीं चलेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग रो। ए फाई क्या होगा, कई किताबों में ई भी लिखा रहता है, इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग फाई, ठीक। ए रो क्या होगा, देखो ए रो का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा, क्यों, क्योंकि इट इज अलोंग रो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जेड। और ए फाई का डायरेक्शन कैसे होगा, ए फाई का डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पे बनाऊं तो इस तरीके का होगा ए फाई, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर सर्कल में घूम रहे तो आपको मिलता है फाई का डायरेक्शन। और जेड किधर होगा, जेड तो आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, इसको मैं मान लेता हूं ए जेड। ए जेड इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड, ए फाई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग फाई, और ए रो इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रो। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था मेरा, डीएल, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, ये हो सकता है पहला डी रो और यूनिट वेक्टर इज ए रो, डी रो इंटू ए रो, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रो। अगर डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट अलोंग जेड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सर ये तो डी जेड इंटू ए जेड हो जा रहा है, सिंपली ये हो जा रहा है डी जेड इंटू ए जेड। बट अगर आप फाई के अलोंग लिखते हैं तो वैल्यू आती है रो इंटू डी फाई अलोंग ए फाई, रो इंटू डी फाई अलोंग ए फाई। अब ये डाउट आएगा कि सर रो इंटू डी फाई क्यों किए, रो इंटू डी फाई क्यों किए, ये डायग्राम से आपको पता चलेगा, ठीक। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सर डिफरेंशियल एलिमेंट फाइंड करना है अलोंग फाई, तो डिफरेंशियल एलिमेंट अलोंग फाई क्या होगा, ये होगा ये वाला एंगल डी फाई, ठीक। ये वाला जो एंगल है ब्लू वाला छोटा सा, इसे कहूंगा मैं डी फाई। ये डी फाई, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस आर्क के लेंथ के बराबर। ये डिस्टेंस कितना था, प्रोजेक्शन लोगे तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होता है आर्क का लेंथ रो इंटू डी फाई, ठीक, जैसा हम लोग पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते थे, ठीक। तो रो इंटू डी फाई, ये आर्क का जो लेंथ होता है, दिस इज इक्वल टू रो इंटू डी फाई। इसीलिए जब भी आप फाई के अलोंग लेंगे, ए फाई के अलोंग डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, तो इट इज इक्वल टू रो इंटू डी फाई, इट इज इक्वल टू रो इंटू डी फाई। ये तो हो गया डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। अब एक और जो सबसे आसान होता है वो होता है डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं, देखो डीवी इंटू सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, डी रो मल्टीप्लाइड बाय डी जेड मल्टीप्लाइड बाय रो डी फाई, ठीक। तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रो डी फाई डी जेड, दिस इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट अलोंग इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो होता है रो डी फाई डी जेड, दिस इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। मैंने पहला और तीसरा लिख दिया, अभी सरफेस एलिमेंट लिखना बाकी है, अभी आपको सरफेस एलिमेंट लिखना बाकी है, ठीक। अगर सरफेस एलिमेंट लिखूं मैं, सेकेंड डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट क्या होगा, सरफेस के लिए किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा। केस 1, अगर रो को मैं कांस्टेंट कर दूं, इट इज फॉर योर होमवर्क, कमेंट करके बताना मुझे कि क्या ये इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। मैथ्स में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तब वहां पर चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है। बट अगर मैं रो को कांस्टेंट करूं तो जो सरफेस मुझे मिलता है वो सरफेस कहलाता है सिलेंडर। कमेंट करके बताओ क्या इमेजिन कर पा रहे कि नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक, ड्रॉ करके या पिक्चराइजेशन करके कि किस तरीके से रो कांस्टेंट करने पे जब आप फाई और जेड को वैरी करोगे तो एक सिलेंडर का सरफेस जनरेट होता है, ठीक। रो कांस्टेंट करेंगे तो डीएस की वैल्यू क्या आएगी, जो बचे हुए दो एलिमेंट्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दो, डीजेड इंटू रो डी फाई डीजेड, और डायरेक्शन कहां पर होगा, डायरेक्शन होगा हमेशा ए रो के अलोंग, ठीक।
स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं लिखते ये कैप, बट मैं बार बार इस चीज को इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये यूनिट वेक्टर है, ताकि आपको पता चले कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा केस, जब मैं फाई को कांस्टेंट कर दूं, जब फाई को कांस्टेंट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो डायग्राम क्या कह रहा था, अगर आप फाई मींस इसको कांस्टेंट कर दे रहे हो इस एंगल को, तो आपको एक प्लेन मिलेगा रो और जेड पे, रो और जेड एक्सिस पे आपको एक प्लेन मिलता है। तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, इट इज अ प्लेन, जो सरफेस बन रहा है, जो सरफेस बन रहा है उसे कहते हैं प्लेन। और डीएस एलिमेंट कितना होगा, क्योंकि मैंने फाई को कांस्टेंट किया है ना, तो इसको मत मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आएगी, डी रो डी जेड, और एंगल इज ए फाई, सॉरी द यूनिट वेक्टर इज अलोंग ए फाई, द यूनिट वेक्टर इज अलोंग ए फाई। ये हो गया आपका सेकेंड सरफेस। ठीक, एक और तीसरा केस, यहां पर किसको कांस्टेंट कर रहे हैं सर, जेड को कांस्टेंट कर देते हैं। सोच के बताना कमेंट में कि सर जेड को अगर कांस्टेंट करते हैं तो क्या जनरेट होगा, रो चेंज हो सकता है, और फाई, फाई मतलब सर्कुलर मूवमेंट और रो मतलब रेडियस, जनरेट होता है एक सर्कुलर प्लेन, a circular plane is generated, a circular plane is generated। एलिमेंट क्या होगा ds का, z को कांस्टेंट कर दिया, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो, रो डी फाई, डायरेक्शन किधर होगा, z के अलोंग, या तो k लिख सकते हो या az लिख सकते हो, कई किताबों में ez लिखा रहता है, या तो k लिख दो या तो ez कैप, रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर ही करता है, नोटेशन बदलता जाता है बुक के अकॉर्डिंगली। ये हो गया मेरे तीन डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक, दिस इज द थ्री डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट। अब एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में, सिलेंड्रिकल सिस्टम में कन्वर्जन कैसे सीखेंगे, जस्ट अ मिनट। अगर मैं देखो डायग्राम वाइज, अगर मुझे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल में चेंज होना है या सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है तो कैसे जाऊंगा। सपोज आपको रो फाई और जेड गिवन है, तो रो क्या है यहां पर, ठीक, रो में अगर मैं कॉस वाला कंपोनेंट ले लूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे, ध्यान से देखना, दिस इज रो, अगर कॉस वाला कंपोनेंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, अगर साइन वाला कंपोनेंट ले लिया आई एम एट वाई एक्सिस, तो क्या लिख रहा हूं मैं, आपको सिलेंड्रिकल गिवन है ना, तो x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई और y इज इक्वल्स टू रो साइन फाई, z इज इक्वल्स टू z, भाई z एक्सिस तो z एक्सिस ही होता है। और अगर यहां पर उल्टा देखेंगे हम लोग, तो आपको रो की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और फाई की वैल्यू आती है tan इनवर्स, क्योंकि एंगल है फाई एक्स वाई प्लेन में, y बाय एक्स, एंड z इज इक्वल्स टू z। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का कन्वर्जन हो गया एक तरह से। ठीक, दिस इज कन्वर्जन। ये तो कहानी हो गई मेरी, अब आगे चलते हैं डिस्कशन करने। जैसा मैंने आपको बताया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कि बिकॉज ऑफ दिस रिपब्लिक डे सेल यू कैन एनरोल द मैथ्स ऑप्शनल बैच एट 13,999, एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर फीचर्स ऑफ इस कोर्स की बात करें तो 600 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यू का जो डिस्कशन होगा वो सिविल सर्विसेज मेंस और फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस, उन दोनों टॉपिक्स का होगा। ठीक, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के भी फीचर्स इंक्लूडेड है। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of February and till 27th January by using the code AT live you can get enrolled at 13,999 only. This is the first course which we need to talk. Second course ये है कि अगर prelims 2024 टारगेट कर रहे हैं और CSAT को 100 लाइव क्लासेस में फिनिश करना चाहते हैं, ठीक, तो बैच इज स्टार्टिंग ऑन 25th January। ठीक, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैंने आपको बताया था 80 लाइव कोड यूज करने पे आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो एट 3,999। ठीक, इस कोर्स के अगर फीचर्स देखोगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड रीजनिंग, 2013 से लेके 2023 तक का पीवाईक्यू डिस्कशन, 1500 क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट, बेसिक टू एडवांस लेवल जो चेंजिंग ट्रेंड है यूपीएससी का। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक टू एडवांस लेवल,
फॉर्मूला बेस्ड टू लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बेस्ड टू लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, और साथ में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी, क्योंकि मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, अराउंड 60 क्लासेस, रीजनिंग 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 15 क्लासेस। ठीक, दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर। इस पूरे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 3999। ठीक, ये तो बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ सीसैट की। अगर सीसैट के साथ मैं जीएस को भी कवर करना चाहता हूं, अगर मैं 75 डेज में जीएस प्लस सीसैट कवर करना चाहता हूं प्रीलिम्स 2024 के लिए, देन यू कैन ज्वाइन सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस कोर्स, SIP प्लस। ठीक, इस कोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं अगर देखेंगे तो इट इज अ 75 डेज रिवीजन क्लास। हर एक क्लास में आप जो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक, उसके बेसिस पे आफ्टर दैट क्लास आप 50 MCQs सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम। तो इन टोटलिटी यू आर गोइंग टू सॉल्व 3500 प्लस MCQs। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट MCQ सॉल्विंग। ठीक, उस मोड में आना पड़ेगा। अब तक जो मेंस प्रिपरेशन चल रही है, ग्रेजुअली यू नीड टू शिफ्ट इनटू प्रीलिम्स मोड। ठीक, तो ये कोर्स हेल्प करेगा उस ट्रांजिशन में। ठीक, डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट है, सीसैट वर्कशॉप्स हैं, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के कोर्सेस हैं। ठीक, दोनों कवर किया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल एट 4999। कब तक? 27 जैन तक। एंड कोड इज अगेन आई वुड रिट्रीट 80 लाइफ। ठीक, तो अगर GS CSAT दोनों करना है, दिस इज द कोर्स। इफ यू जस्ट वांट टू कवर ओनली CSAT, देन दिस इज द कोर्स। एंड दिस इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ठीक, बेसिक से लेकर अगर इंटरव्यू तक के पूरा एक कंप्लीट साइकिल में अगर सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करना है, देन दिस इज द कोड। P2I बैच 21999 में ज्वाइन कर सकते हो आप। चलो अब आते हैं हम लोग, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, स्फेरिकल सिस्टम। फिर से मैं XYZ एक्सिस बनाऊंगा ताकि उसी के रेफरेंस में हमें समझ में आए। दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z एंड दिस इज माय गिवन पॉइंट P। दिस इज माय पॉइंट P। अब देखो स्फेरिकल सिस्टम में क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं। स्फेरिकल सिस्टम में एक वेरिएबल होता है R, एक वेरिएबल होता है थीटा, एक वेरिएबल होता है फाई। ठीक, फाई जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था वही है एजीम्यूथल एंगल। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इट इज प्रीवियसली नोन एज एजीम्यूथल एंगल, 0 से 2 पाई जिसका रेंज जाता है। अब अगर R की बात करूं, व्हाट इज R हियर? R इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, ये हो गया मेरा R, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। व्हाट इज थीटा? थीटा का देखो, थीटा का नाम होता है को एल्टीट्यूड, को एल्टीट्यूड। और थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल मेड बाय पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू Z एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू Z एक्सिस जो एंगल बना रहा है। सपोज इस पॉइंट को अगर मैं इस ब्लू लाइन से जोड़ दूं तो यही तो है R। इस पॉइंट को मैं जो ओरिजिन से जोड़ूंगा, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, तो ये होता है R। AR क्या होगा? जैसे मैंने वहां रिपीट किया था, यूनिट वेक्टर अलोंग R। व्हाट इज AR? सर AR इज यूनिट वेक्टर अलोंग R। ठीक, पहला पॉइंट आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे? अब फाइंड करते हैं थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू Z एक्सिस, तो ये होगा थीटा। ठीक, दिस इज थीटा, को एल्टीट्यूड। और ए थीटा का डायरेक्शन क्या होगा? देखो उसी के अलोंग, दिस इज ए थीटा, यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा, यूनिट वेक्टर अलोंग को एल्टीट्यूड। ठीक, और अगर मुझे फाई फाइंड करना है तो आप फाई का प्रोसेस जानते हो, क्या करेंगे? P का एक प्रोजेक्शन लो P डैश XY प्लेन में, और ये जो एंगल होगा, ठीक, दिस एंगल इज नोन एज फाई। ठीक, दिस एंगल इज नोन एज फाई। इसको ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से भी ड्रॉ करते हैं कि रेडियस सेम रहे। ठीक, जो रेडियस है आपका, वो जो वैल्यू है वो सेम रहे। ठीक, तो ये हो गया फाई, ये हो गया थीटा, और ये हो गया R। अगर आप वैल्यू लिखोगे तो R कहां से कहां वेरी करेगा? R करेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक, फाई आपको पता है एजीम्यूथल एंगल, ये सर 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करता है।
व्हाट अबाउट थीटा? थीटा हमेशा जो है इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई, ये कभी 2 पाई तक नहीं जाता। अगर आप समझोगे तो इफ माई हैंड इज जेड एक्सिस, तो देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ये सिर्फ इतना ही मूव करता है ये वेक्टर, ठीक, क्योंकि अगर आपको बैक साइड का स्फीयर बनाना है तो फाई मूव करेगा सर्कल में, ठीक, अगर आपको बैक साइड का स्फीयर बनाना है तो फाई जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, जो थीटा है वो इसी तरीके से मूव करता है 180 तक के, तो दिस इज द रेंज ऑफ थीटा। अब अगर यहां पर मैं कन्वर्जन लिखूं, ठीक, या कन्वर्जन लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। व्हाट इज डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट? डीएल लिखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में। पहला एलिमेंट, अगर आर के अलोंग आपको अगर कोई एलिमेंट लिखना है अलोंग आर, तो ये तो सिंपल हो जाएगा सर, डी आर इंटू ए आर। ए आर इज यूनिट वेक्टर अलोंग आर, ठीक, तो पहला एलिमेंट होता है डी आर इंटू ए आर। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? अलोंग ए थीटा। अगर ए थीटा के अलोंग आप कोई एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक, अगर आप ए थीटा के अलोंग कोई एलिमेंट लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? सोच के बताओ। देखो वही कहानी है, दिस इज द एलिमेंट अलोंग थीटा, मतलब ये है मेरा डी थीटा। कितना होगा? रेडियस इंटू ये वाला एंगल। अगर ये आर्क लेंथ आपको निकालना है तो इफ यू नीड टू फाइंड दिस आर्क लेंथ, तो क्या करोगे? आर इंटू डी थीटा। तो डी थीटा के अलोंग जो एलिमेंट आता है वो कहलाता है आर इंटू, ये तो पहले ही लिख दिए थे, आर इंटू डी थीटा ए थीटा, ठीक, ये हो गया डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट अक्रॉस आर। आखिरी क्या बच रहा है आपका? फाई। सर फाई के अलोंग डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लिखेंगे? फाई कितना हो रहा है? फाई है ये वाला वैल्यू, ठीक, ध्यान से देखो, ये लाइन थी मेरी आर, ये एंगल था थीटा। अगर मैं आर का साइन वाला कंपोनेंट लूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? अगर कॉस कंपोनेंट लेता तो जेड एक्सिस पे पहुंचता। जेड के परपेंडिकुलर क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो ये जो आपका आर वाली लाइन है, ये वाली लाइन डार्क ब्लू, ठीक, इसका अगर आप साइन वाला कंपोनेंट लो, मैं यहां पर हूं, अगर मैं साइन कंपोनेंट लूं तो मैं ये पर्पल लाइन पे पहुंच जाता हूं, ठीक, तो इसका लेंथ कितना होता है? आर साइन थीटा। और आप जानते हैं आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, ठीक। अगर इमेजिनेशन में प्रॉब्लम है तो इस वैल्यू को याद रख लेना, क्योंकि मैथ्स में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, मैथ्स में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। आर साइन थीटा डी फाई ए फाई, ठीक, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखें, क्योंकि सरफेस एंड में लिखेंगे, अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, डीवी लिखोगे तो क्या होता है? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी आर, ठीक, पहला एलिमेंट डी आर था, फिर है आर डी थीटा, और फिर है आर साइन थीटा डी फाई। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बनता है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अगर इस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दोगे अपने पूरे रेंज में तो आपको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैंने आपको लिमिट बताई है आर थीटा और फाई की, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे उस रेंज में तो यू विल गेट वॉल्यूम एज 4 पाई आर क्यूब। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। यहां पर मैंने फाइंड कर लिया था डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट। अब चलते हैं डिफरेंशियल सरफेस पे, डीएस एलिमेंट, ठीक। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, डीएस एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला केस, आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आर को जैसे ही कांस्टेंट करोगे, विच सरफेस यू आर गेटिंग? कमेंट पे बताना। इट इज नथिंग बट स्फीयर, ठीक। और एलिमेंट क्या आ जाएगा? डीएस। देखो आर को कांस्टेंट किया हूं तो डायरेक्शन कहां रहेगा? ए आर के अलोंग, ठीक है, डायरेक्शन कहां रहेगा इसका? ए आर के अलोंग। बचा क्या क्या मेरा कंपोनेंट? एक बचा आर डी थीटा और एक बचा आर साइन थीटा डी फाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ए आर। दिस इज द डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट
जब r को कांस्टेंट कर रहे हैं तो, जब हम r को कांस्टेंट कर रहे हैं तो आपको ये सरफेस एलिमेंट मिलता है। सिमिलरली अगर थीटा को कांस्टेंट कर दोगे, ठीक, अगर आप थीटा को कांस्टेंट करते हैं तो ds एलिमेंट क्या होगा, ये होगा a थीटा के अलोंग, ठीक, इट इज अलोंग a थीटा। और वैल्यू कहां से आएगी, एक dr को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा कंपोनेंट r साइन थीटा d फाई, तो वैल्यू कितनी आई, r साइन थीटा dr d फाई a थीटा। थीटा कांस्टेंट करने पे मुझे जो डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट है वो मिला। ये वैल्यू सारी याद होनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले सेशंस में मैं आपको ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि जब तक इस पे कंफर्टेबल नहीं होंगे फ्लूइड डायनामिक्स के डेरिवेशंस में आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक। तो ये तो वैल्यू आ गई ds की। अच्छा सोच के बताना, थीटा कांस्टेंट करने पे कैसा शेप मिलता है, एक कोनिकल शेप जनरेट होता है। आपने z एक्सिस से जो एंगल है, अगर मेरा हाथ z एक्सिस है तो ये जो एंगल है ये मैंने फिक्स कर दिया, ये एंगल फाई के अक्रॉस घूम तो सकता है फाई के कारण, बट ये एंगल z एक्सिस से फिक्स हो जाएगा, तो एक कोनिकल शेप जनरेट होती है, ठीक, थीटा कांस्टेंट करने पे। एंड द लास्ट वन इज व्हेन फाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब फाई को आप कांस्टेंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ds एलिमेंट, ds एलिमेंट हो जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगा a फाई dr इंटू आर डी थीटा। तो सिंप्लीफाई करके क्या बनता है, r dr d थीटा a फाई, ठीक, r dr d थीटा a फाई। ये तो हो गया मेरा तीनों केस में बेसिक डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम एंड स्फेरिकल सिस्टम में। बट एक पॉइंट यहां पर डिस्कशन का अभी पेंडिंग है, वैल्यू लिखना है इसका एक दूसरे से, अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। बताओ मुझे देख के, अगर मुझे x y z, अगर r थीटा फाई गिवन है तो x y और z कितना होगा, यह है r का जैसे ही cos कंपोनेंट लूंगा कहां पर आ गया, z में आ गया, मतलब z इज इक्वल्स टू r cos थीटा, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा। अब यहां आओ, r ये है, इसका साइन लिया तो यहां पर आ गया, ठीक है, OP डैश r साइन थीटा। अब OP डैश का अगर cos लोगे तो कहां पर पहुंच जाओगे, x एक्सिस में। ये क्या हो गया भाई, r यहां पे था, r साइन थीटा इधर आ गया, जब मैं इसका cos लूंगा तो मैं यहां इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आएगी r साइन थीटा cos फाई। और सिमिलरली जब r साइन थीटा का आप साइन कंपोनेंट लोगे तो आप पहुंच जाओगे y एक्सिस में, ठीक। तो यहां पर कैसे लिखते हैं, r साइन थीटा साइन फाई, ये कन्वर्जन हो गया। अगर r थीटा और फाई गिवन है तो x y z मैं ऐसे निकाल सकता हूं। अब उल्टा अगर चलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो, r इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक। फाई कहां से मिलता है, फाई हमेशा मुझे मिलता है x और y प्लेन में, डिवाइड कर दो, फाई की वैल्यू सेम रहेगी, tan इनवर्स y बाय x, ठीक, tan इनवर्स y बाय x। आखिरी में क्या बचा, थीटा, थीटा कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड कर दो, क्या बचेगा, ये cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा r sin थीटा, डिवाइड करो z से, you will get tan theta, means theta is nothing but tan inverse under root of x square plus y square divided by z, ठीक। तो ये मैंने कन्वर्जन भी लिख दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में, ठीक, बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डायग्राम है, ये वैल्यूज एक बार याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि इसी के आगे मैं बिल्डअप करूंगा अब जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, डेल ऑपरेटर को किस तरीके से अप्लाई करते हैं इन सिस्टम्स में। सेशन एंड करने से पहले जो मैंने आपको बताया था, P2I बैच हो गया या SIP प्लस प्रोग्राम हो गया और CSAT बैच एंड लास्ट इज द मैथ्स ऑप्शनल बैच। आप स्टडी IQ के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं 27 जनवरी तक के, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड द कोड इज
फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट इज 80 लाइफ। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी कंसेप्ट को आगे और बिल्डअप करेंगे। ठीक, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।